हेलो एवरीवन। आज के हमारे टॉपिक में हम पढ़ेंगे थीम्स ऑफ पेंटिंग एंड ओवरव्यू। इससे पहले हमने पढ़ा है द राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग जो थी वो क्या थी। स्कूल से मतलब क्या था? स्कूल मतलब स्टाइल था। कहाँ कहाँ पर पेंटिंग चल रही थी? जो चल रही थी जयपुर, बीकानेर, किशनगढ़, जोधपुर, मालवा, सिरोही, काफ़ी जगह पर ये पेंटिंग्स चल रही थी। अब 16th सेंचुरी की बात आती है। 16th सेंचुरी में क्या हुआ कि by the 16th century Vaishnavism in the cults of Ram and Krishna had become popular in many parts of western, northern and central India as part of the Bhakti movement that had swept the entire Indian subcontinent। अब इन्होंने क्या बताया है? 16वीं शताब्दी में या 16th सेंचुरी में वैष्णविज्म जो है वो चल रहा था। अब हम बात करें अगर वैष्णविज्म क्या है, ये जो यहाँ पर आपने देखा ये लिखा हुआ है वैष्णविज्म। वैष्णविज्म क्या है? वैष्णववाद मतलब विष्णु भगवान को मानने वाले जो लोग थे, यानी विष्णु भगवान के अवतार, जैसे कि रामचंद्र जी हैं, कृष्ण जी हैं, तो वो विष्णु भगवान के अवतार थे। उस समय पर वैष्णववाद 16वीं शताब्दी में 16th सेंचुरी में वैष्णववाद चल रहा था। उत्तरी भारत में, मध्य भारत में, है ना, पॉपुलर था। उस पार्ट्स में वेस्टर्न और नॉर्दर्न सेंट्रल इंडिया में जहाँ पर रामचंद्र जी और कृष्ण जी को बहुत ज़्यादा लोग मानते थे। तो भक्ति मूवमेंट क्या था? भक्ति आंदोलन चल रहा था, जिसमें कि ये सब कुछ उसी के अंडर हो रहा था। यानी जो भी वर्क वहाँ पे चल रहा था वो उसके अंडर हो रहा था। यानी जो भी पिक्चर्स बनी हुई हैं, अगर हम ये देखें, ये एक पिक्चर है जो बनी हुई है, और ये क्या है? ये देखते हैं, ये है कृष्णा एंड गोपी इन द फॉरेस्ट। कृष्णा एंड गोपीज इन द फॉरेस्ट। गीता गोविंद एक किताब है, ये कहानी है, बुक है, और ये उसकी पिक्चर है जो मेवाड़ में है। छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय है मुंबई में, और ये वहाँ पर सेव करके रखी गई है। तो अगर हम इस पिक्चर की बात करते हैं तो हम देखें यहाँ पर कृष्ण जी और गोपियाँ यहाँ पर बनाई गई हैं। यानी 16th सेंचुरी में वैष्णववाद चल रहा था, तो रामचंद्र जी और कृष्ण जी दोनों ही, क्योंकि विष्णु जी के अवतार हैं, तो इसलिए वहाँ पर उस टाइम भक्ति मूवमेंट में कृष्ण जी और रामचंद्र जी की पिक्चर्स, क्योंकि वो मूवमेंट चल रहा था तो उनकी पिक्चर्स जो हैं वो ज़्यादा वहाँ पर बनाई गई हैं। कृष्णा हैड ए स्पेशल अपील। इन्होंने क्या बताया है? कृष्णा जो है वो एक स्पेशल अपील रखते थे, एक स्पेशल अपना अपीयरेंस थी उनकी। ही वॉज नॉट ओनली द वर्शिप्ड एज गॉड बट ऑल्सो एज एन आइडियल लवर। उन्होंने कहा है कि उस टाइम पे कृष्ण जी को जो कहा जाता था वो खाली पूजा पाठ से रिलेटेड, मतलब वर्शिप्ड एज ए गॉड की तरह, एक भगवान की तरह तो माना ही जाता था। नॉट ओनली भगवान की तरह नहीं माना जाता था, केवल उनको एक आइडियल लवर, एक जो है कैसे पूजा जाता था? एक आदर्श प्रेमी के रूप में उनको पूजा जाता था। अब इन्होंने प्रेमी सेंस इन द, ये नहीं कि लवर जो आजकल लव अफेयर चलते रहते हैं वो प्रेमी, वो वाला प्रेम से मतलब नहीं है। ये भगवान के प्रेम से मतलब इन्होंने इसको डिनोटेड किया है, गॉड ऑफ लव के, भगवान के प्रेम से माना गया है। द नोशन ऑफ लव वाज चेरिश्ड एज अ रिलीजियस थीम वेयर ए डिलाइटफुल सिंथेसाइज ऑफ सेंसनेस एंड मिस्टिसिज्म वाज प्रिसिव्ड। क्या है? इन्होंने क्या बताया है? प्रेम की धारणा को इन्होंने बताया एक धार्मिक विषय के रूप में, इन्होंने यहाँ पर इसको बताया है। क्या कैसे भगवान जी जो है वो एक धार्मिक रूप से कैसे इसको लेते थे। इसको कोई यानी कि आप सेक्सुअल उसमें ले रहे हैं या फिर एक मिस्टिसिज्म में ले रहे हैं, कि एक ऐसे नहीं बताया है इन्होंने। इसको इन्होंने बताया है, सेंसुअसनेस नहीं बताई है इन्होंने, मिस्टिसिज्म बता सकते हैं। मिस्टिसिज्म रहस्य था, क्योंकि वहाँ पर उस टाइम पे क्या होता था, मैजिकल पावर्स होती थी। मगर इन्होंने जो ये लव बताया है, ये नोशन ऑफ लव, प्रेम की जो धारणा बताई है, ये धार्मिक रूप से बताई है। कृष्णा वाज ए परसिव्ड एज द creator from whom all creation was a supportive emanation, and Radha the human soul who led to offer herself to the god. The soul's devotion to the deity is pictured by Radha's self abandonment to her beloved Krishna.
इन्होंने क्या बताया है इसमें, एपिटॉम्स इज द गीता गोविंद पेंटिंग। इन्होंने बताया है जो ये गीता गोविंद पेंटिंग मैंने दिखाई यहाँ पर, इसमें इन्होंने बताया है कि जो कृष्ण जी हैं, जैसे इन्होंने बताया है कि कृष्ण जी को एज ए लवर दिखाया गया है, तो कृष्ण जी इन्होंने बताए हैं कि क्रिएटर हैं मतलब रचयिता हैं। वो क्या कर रहे हैं, वो रचना कर रहे हैं, संसार की रचना की है, निर्माता हैं वो सृष्टि के, और उन्होंने खेल कूद उत्पत्तियाँ की हैं। और राधा को इन्होंने क्या बताया है, राधा जी को इन्होंने बताया ह्यूमन सोल मतलब व्यक्ति की आत्मा से इन्होंने इनको बताया है, जो आत्मा है, मानव आत्मा, जिसमें खुद को भगवान को अर्पित कर दिया है ना। क्या किया है उन्होंने, अब इन्होंने जो लव दिखाया है, प्रेम कैसा दिखाया है, प्रेम में इन्होंने दिखाया है जो लवर है वो कृष्ण जी हैं, कृष्ण जी के साथ प्रेम कर रही हैं राधा, और राधा कौन है, एक मानव सोल है, एक मनुष्य की किसी की आत्मा है। जैसे आत्मा भगवान को अपना सब कुछ समर्पण कर देती है ना, भगवान को अर्पित कर देती है। तो देवता के प्रति जो है वो आत्मा की भक्ति को राधा जी के प्रति उन्होंने दिखाया है। राधा जी एज ए सोल हैं जो प्रेम करती हैं कृष्ण जी से। तो ये गीता गोविंद की जो पेंटिंग है, जिन गीता गोविंद चित्रों में इनको यानी पेंटिंग्स में वहाँ पर बताया गया है। कंपोज्ड इन द 12th century बाय द जयदेव, हु इज़ believed to have been the court poet of Lakshman Sen of Bengal. Gita Govind, the song of the cowherd. काउहर्ड मीन्स क्या है भाई, चरवाहा जो होता है, जैसे चरवाहा जो गाय चराने वाले होते हैं। इज ए लिरिकल पोएम इन संस्कृत इवोकिंग श्री रंगा रासा इन्होंने क्या बताया है, क्या चीज़ बताई है इन्होंने, कि उस टाइम पे 12वीं शताब्दी में जयदेव द्वारा रचित थी गीता गोविंद। तो उसमें क्या बताया, संस्कृत में एक गीत है इनका, जिसको इन्होंने श्रृंगार रस लिया है, जिसमें श्रृंगार रस पोर्ट्रेटिंग द मिस्टिकल लव बिटवीन राधा एंड कृष्णा थ्रू वर्ल्डली इमेजेस। इन्होंने क्या बताया है इसमें, सांसारिक कल्पनाओं के मध्य से इन्होंने संसार में, जैसे कि राधा और कृष्ण सांसारिक लोग दिखाए हैं, जबकि राधा एक आदमी की, किसी भी व्यक्ति की एक मानव सोल हो सकती है, एक आत्मा हो सकती है, और कृष्ण जी एज ए भगवान है क्योंकि वो, मगर इसमें इन्होंने दिखाया है कि एक ह्यूमन बीइंग उनको एज ए रिप्रेजेंट किया है कि एक ह्यूमन बीइंग है, एक आदमी है, जिससे एक लड़की, राधा नामक एक लड़की उनसे प्यार करती है। तो इसमें मगर हम अगर देखें तो ये राधा जो है वो एक मनुष्य शरीर नहीं है, एक मनुष्य आत्मा है जो कि प्यार करती है भगवान से, जो भगवान की तरफ डिनोट हो रही है। अगर इसमें बताया गया है, जिसमें इन्होंने क्या किया है, इन्होंने इसमें लिखा है, यहाँ पे है, भानु दत्ता ए मैथिली ब्राह्मण हु लिव्ड इन बिहार इन द 14th century कंपोज अनदर फेवरेट टेक्स्ट ऑफ आर्टिस्ट, क्या है, रास मंजरी, इंटरप्रेटेड एज ए, क्या है, बुकेट ऑफ डिलाइट, रिटन इन संस्कृत। द टेक्स्ट इन द ट्रेजिट ऑन रासा एज एंड डील्स विद द क्लासिफिकेशन ऑफ हीरोज नायक एंड हीरोइंस नायिका इन अकॉर्डेंस विद हर एज, बाल, तरुणा एंड प्रौढ़ा। क्या है इसमें, अब इन्होंने क्या बताया है, इन्होंने बताया है कि संस्कृत में लिखा गया पाठ रस पर एक ग्रंथ है, नायक नायिकाएं के वर्णन से संबंधित उनकी उम्र के बारे में इन्होंने इसमें बताया है, यानी एज। बाल मतलब जब कोई बालक होता है, यानी वो छोटा होता है, बच्चा होता है। तरुण मतलब जब वो यंग हो जाता है, जवान हो जाता है। और प्रौढ़ा मतलब जब वो वृद्धा अवस्था की ओर जाने लगता है, वृद्धा अवस्था से पहले 40 की एज जो प्रौढ़ा अवस्था में आती है। इसके बारे में किसने बताया है, ये बताया है भानु दत्ता, जो कि मैथिली ब्राह्मण हैं और कहाँ रहते थे, जो बिहार में रहते थे। 14th century में उन्होंने कंपोज किया, क्या, एक फेवरेट टेक्स्ट उन्होंने लिखा जो संस्कृत में था। क्या नाम था उसका नाम था रास मंजरी, है ना, रस मंजरी। ये रास मंजरी नाम है जो कि संस्कृत में लिखा गया है। और उसमें उन्होंने क्या बताया है
वो क्या है, गुलदस्ता है डिलाइट यानी खुशियों का, और उन्होंने उसमें क्या किया है, नायक और नायिका को वर्गीकृत किया है, जो उनकी उम्र है उसको बताया है। दूसरा, उनके शारीरिक लक्षण क्या बताए हैं, ये है, ये सिस्नोगोमी बताया, ग्नोमिक, और ट्रेड्स बताए हैं अपीयरेंस सच एज, कैसे बताया है, पद्मिनी है ना, पद्मिनी बताया है इन्होंने, शंखनी ना, शंखनी और चित्रनी, हस्तनी एक्सेट्रा। एंड इमोशनल स्टेट बताए हैं, कैसे बताए हैं, इमोशनल मतलब इमोशंस क्या थे, उन्होंने बताया है कि वो कैसी दिखने में लगती हैं। जैसे इन्होंने एज बताई पहले, बाल बच्चा, तरुण थोड़ा यंग, और प्रौढ़ थोड़ा बूढ़े से पहले वाला। उसके बाद इन्होंने बताया इनकी अपीयरेंस कैसी थी, कैसे ये दिखाई देते हैं, कैसे दिखाई दे रहे हैं, शंखनी, उनका फेस कैसा है, फेस स्ट्रक्चर कैसा है उनका, देखने में वो कैसे लग रहे हैं, बड़ी बड़ी आंखें हैं उनकी, ठीक है, ये इन्होंने इसमें मेंशन किया। अब भाव उन्होंने जैसे दिखाए हैं, खंडिता, वास्कज, अभिसारिका, उत्का आदि, खंडिका, वास्कर, अभिचका और उत्का आदि क्या है, अभिसारिका। दाउ कृष्ण इज नॉट मैंशनड इन द टेक्स्ट, वैसे कृष्णा जी का कहीं इसमें टेक्स्ट में जिक्र नहीं किया गया है, इन्होंने बताया नहीं है। पेंटर्स हैव इंट्रोड्यूस हिम एज ए, कैसे उन्होंने उसको एक लवर बताया है, एक प्रेमी बताया है, एक आदर्श प्रेमी बताया है, आर्केटाइपल क्या है, टाइपल लवर बता दिया है इन्होंने, ठीक है। और अब नेक्स्ट हम पैराग्राफ में देखते हैं, रसिका प्रिया क्या है, ये भी कोई एक आगे बुक है, रसिका प्रिया ट्रांसलेटेड एज द क्या, कैनोनाइज डिलाइट, ठीक है, कैनोनाइज्ड डिलाइट है, इज रिप्लेट विद कॉम्प्लेक्स पोइटिक इंटरप्रिटेशन एंड was composed to incite aesthetic pleasure to elite coteries of Raja Madhukar Shah of Orchha in 1591. Rasika Priya explores various emotion states such as love, togetherness, क्या है, जिल्त मतलब जिल्लत, जेलसी, क्वेरल एंड इट्स आफ्टरमैथ, सेपरेशन, एंगर एक्सेट्रा that are common between lovers represented through the characters of Radha and Krishna. इन्होंने अब नेक्स्ट क्या बताया है, इन्होंने बताया है रसिक प्रिया, जिसका अनुवाद द कॉइनाइन्स डिलाइट के रूप में किया गया था। ये एक जटिल मतलब कंपोज क्या बताया गया है, एक ये कॉम्प्लेक्स पोइटिक है, इसमें पोइट्री की गई है, इसमें कविता लिखी गई है, ये जो छंद हैं, पद हैं, ये इसमें लिखे गए हैं, ठीक है। अब उसमें क्या है, दरबारियों को सौंदर्य की है ना, काउट्रीज कौन से होते हैं, काउट्रीज मतलब दरबारी हो गए, तो दरबारियों को क्या बताया गया है, सौंदर्य आनंद, जैसे वो सौंदर्य देखते हैं, डांस देखते हैं, वहाँ पे वो आनंद कैसे कर रहे हैं वो इन्होंने दिखाया। इन्होंने बताया नेक्स्ट, इन्होंने बताया है कोर्ट पोएट थे राजा मधुकर शाह, कहाँ, ओरछा, ओरछा एक जगह है, राजा मधुकर शाह जो है वो दरबारी कवि केशवदास के थे, जो ब्रज भाषा में जिन्होंने रसिका प्रिया लिखी है, ठीक है। अब वो कब लिखी है उन्होंने, 1591 में इन्होंने ये मेंशन किया है। अब इन्होंने इसमें क्या क्या बताया, रसिका प्रिया में इन्होंने प्रेम है ना, लव, टुगेदरनेस एकजुटता, जिल्लत बोलते हैं इसको, जिल्लत, और ये जेलसी ईर्ष्या, क्वेरल झगड़ा, और इसके बाद इन्होंने क्या बताया है, इसके बाद क्या बताया, अलगाव, सेपरेशन, एंगर, क्रोध, ठीक है, इन चीज़ों के बारे में इन्होंने बताया है। विभिन्न
अपने भाव जो हैं, जो अंदर के इंटरनल फीलिंग्स होती हैं, उनके बारे में इसमें बताया। और कैसे इसको बताया है, इसके बीच कैसे इसको अरेंज किया है, राधा और कृष्ण को एज ए पात्र रखा है। राधा और कृष्ण एज ए, उन्होंने अपने हीरो हीरोइन इनको लिए हैं और उसको उन्होंने अपनी पद में, यानी अपनी किसी, अब कोई भी पेंटिंग बन रही है, वो पेंटिंग कहीं से तो ली जा रही है, तो इन्होंने क्या किया है, वो पेंटिंग का टॉपिक लिया है। तो टॉपिक कहाँ से लिया है, रसिका प्रिया कोई इन्होंने बुक बनाई, उस बुक में से वहाँ से स्टोरी उठाई उसकी, और उसकी स्टोरी पे इन्होंने स्टोरी बेस्ड जो है वो पेंटिंग उन्होंने बता दी। अब ऐसे ही आती है कवि प्रिया। कवि प्रिया अनदर पोइटिक वर्क ऑफ केशवदास, जो केशवदास ने यहाँ एक ये रसिका प्रिया बनाया था, उन्हीं केशवदास ने यहाँ पे ये कवि प्रिया बनाया है। दूसरा, वाज रिटन इन द ऑनर ऑफ, क्या है, राय प्रवीण, इस क्या है, सेलिब्रेटेड godson of Orcha. It is a tale of love and its 10th chapter evocationally title क्या है, बारामासा, engages with the most enduring climatic description of the 12th months of the year while illustrating the daily life of people in different seasons and alluding to festivals falling therein. Keshavdas describes how the Nayika prevails upon the Nayak not to leave her and proceed on a जर्नी। इन्होंने क्या बताया, कवि प्रिया केशवदास की एक और काव्य कृति है, जैसे कि ये पहले रसिक प्रिया थी। तो इन्होंने क्या किया है इसमें, ये ओरछा के एक प्रसिद्ध दरबारी थे राय प्रवीण नाम के, उनके सम्मान में इन्होंने ये बनाई है, उनकी प्रेम कहानी है, जिसका 10वां अध्याय 10th चैप्टर, जिसका शीर्षक क्या है, जिसका टॉपिक बारामासा। बारामासा, ये देखिए आप, ये बारामासा इन्होंने लिया है, शीर्षक बारामासा है, जिसमें इन्होंने क्या बताया है, पूरे 12 मंथ्स के बारे में इन्होंने उसमें बताया है। 12 मंथ्स है, जो वहाँ की, कैसे वहाँ का एटमॉस्फेयर था, कैसा वहाँ त्यौहार था, क्या वहाँ पे चल रहा था, केशवदास जी ने उसका सारा वर्णन किया है। अब आप सोचेंगे कि क्या, कौन था ये राय प्रवीण, के बारे में किसने जिक्र किया है, तो ओरछा के राजकुमार थे एक इंद्रजीत, और वहाँ पर एक नृत्यांगना थी, जो वहाँ पर उस, जो इंद्रजीत थे, उनको एक नृत्यांगना उस टाइम पे बहुत फेमस डांसर टाइप की होती थी, जो वो एक राय प्रवीण नाम की थी, जिससे वो बहुत प्यार करने लगे। अब बहुत, क्योंकि वो एक राजा थे, जो राजा थे इंद्रजीत, अब उनकी फैमिली ने मना कर दिया, भाई किसी डांसर से आपको शादी नहीं करनी है, वो शाही परिवार से जुड़े हुए थे, इस चक्कर में उनसे वो शादी नहीं कर पाए थे। अब क्या हुआ, वो प्रेमिका जो थी राय प्रवीण, वो बहुत ज़्यादा इनसे प्यार करने लगी थी, और वो इस वजह से, क्योंकि उसकी शादी जो है वो इंद्रजीत राजा से नहीं हो पा रही थी ओरछा के, तो उन्होंने क्या किया, गम में डूबी हुई थी वो, और वो सती हो गई, यानी मर गई। उसके बाद क्या हुआ, राजकुमार जो थे वो पागलों की तरह इधर उधर घूमने लगे, और उसके बाद उन्होंने उसकी राख, जो वो राय प्रवीण मरी थी, उसकी राख अपने हाथों में ले ली, और वो इधर उधर घूमते घूमते उन्होंने 1 साल बाद उन्होंने भी अपने प्राण त्याग दिए। तो क्या है, अब जैसे मैंने अभी आपको इससे पहले बताया कि भाई रसिका प्रिया जो है, उसमें जो बताया गया है केशवदास जी ने, वो बताया, क्या बताया, मिलना, बिछुड़ना, ठीक है, प्रेम, ईर्ष्या, झगड़ा, और इन सब चीज़ों के बारे में उन्होंने उसमें डिस्कस किया है। मतलब उन्होंने किसी को एक पात्र बना दिया, और उनकी स्टोरी को उन्होंने पिक्चराइज करा, पेंटिंग बना दी उसकी। ऐसे ही इन्होंने क्या किया, अब ये एक अलग एक स्टोरी थी राय प्रवीण की, इसकी भी स्टोरी लिखित में थी, अब वो इन्होंने लिखी थी, ये पोइटिक वर्क था, और उसके बाद ये केशवदास जी ने, अब उसके बाद उसके ऊपर भी पेंटिंग बना दी गई। तो ये सब उस टाइम के टॉपिक थे जिन पे पेंटिंग बनाई जा रही थी। अब नेक्स्ट आता है, क्या है, बिहारी सतसई, ऑथर बाय बिहारी लाल। क्या है, कॉन्स्टिट्यूटिंग 700 वर्सेस सही, क्या है ये, छंद हैं, ये इज कंपोज्ड इन द फॉर्म ऑफ अफॉर्मेसिस एंड मॉरलिज्म, विटिज्म
It is largely held that he composed the Satsai around 1662 while he was at the court of Jaipur, working for Mirza Raja Jai Singh, as the pattern name appears in several verses at the Satsai. The Satsai has been largely painted at Mewar and less frequently in the Pahari school. अब इन्होंने क्या बताया है भाई, बिहारी सतसई। बिहारी सतसई किसने, बिहारी लाल ने लिखी है। अब उन्होंने क्या बताया है यहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूटिंग 700 वर्सेस, मतलब 700 छंद यहाँ पर इन्होंने, ये 713 हैं, इसमें प्रिंट हुए हैं 700, ये 713 छंद जो हैं ये लिखे गए हैं। अब इन्होंने इसमें किसकी बात करी है, नैतिकता की बात करी है, नैतिकता को इसमें बताया है। काफ़ी हद तक माना जाता है कि 1662 के आसपास सतसई की रचना की गई थी और जयपुर के दरबार में जब ये काम करते थे वहाँ पर, यानी वहाँ पे एक एज ए दरबारी थे मिर्जा राजा जय सिंह के संरक्षक के रूप में। तो उसमें इन्होंने, क्योंकि राजा जय सिंह के बारे में भी कई छंदों में बताया गया है। सतसई जो है वो बड़े, अगर हम देखें तो बड़ी जगह पर ये सतसई जो है ये कहाँ मिली है, मेवाड़ और पहाड़ी स्कूल में इसको कई बार, पहाड़ी स्कूल में और वहाँ पर इसको चित्रित किया गया है, मतलब वहाँ पर इसकी पेंटिंग बनाई गई है। तो हम इस चीज़ को देखेंगे, जैसे मैंने अभी पहले बताया है, तो ये सब चीज़ें जो हैं ये कहीं ना कहीं पे पिक्चराइज की गई हैं, कहीं ना कहीं पे इनकी पेंटिंग बना दी गई है। अब क्या है, राग माला पेंटिंग, रागों की सचित्र व्याख्या है इसमें, है ना, क्या है, पिक्चर्स के साथ है। रागमाला पेंटिंग आर पिक्टोरियल इंटरप्रिटेशंस ऑफ रास एंड रागनीज। क्या है, रागा एंड रागनीज। क्या बताया इन्होंने बताया रागमाला। अब भाई राग होते हैं, अलग अलग तरीके के राग हैं, तो वो राग और रागनियाँ जो हैं उनको भी उन्होंने क्या करा है, पेंटिंग में बना दिया है, पेंटिंग बना दी है उनकी। अब कौन कौन से राग और रागनियाँ चली हैं, रागाज आर ट्रेडिशनली envisioned in divine or human form in romantic and devotional contexts by musician and poets. Each raga is associated with a specific mood, time of the day and seasons. Ragmala paintings are arranged in albums invariably containing 36 or 42 folio, organized in the format of families. Each family is headed by a male raga having 6 female consorts called ragnis. The 6 main ragas are Bhairava, मालकोस, हिंडोल, दीपक, मेघा एंड श्री। अब इन्होंने इसमें क्या बताया, इन्होंने बताया संगीतकारों और कवियों द्वारा रागों को पारंपरिक रूप से दैव्य या मानवीय रूप से रोमांटिक या भक्ति संदर्भ में देखा जाता था। इन्होंने बताया कि भी जो राग एंड ट्रेडिशनली क्या था, पुराने पारंपरिक तरीके से जो देखी जाती थी, वो राग में क्या होता था, उसमें रोमांटिक भी बताते थे, प्रेम कहानियाँ भी थी और भक्ति भगवान से रिलेटेड भी थी। जो एक एक राग था, प्रत्येक इंडिविजुअल कोई राग था, तो उसकी एक अपनी ही मनोदशा होती थी, उसका एक अपना समय होता था, उस समय पर ही वो किया जाता था, अपना एक मौसम होता था उसका कि उसी मौसम में वो किया जाता था। कोई बरसात में किया जाता था राग, कोई कब होता था जब बहुत गर्मी हो रही थी, कोई कब होता था जब बहुत सर्दी हो रही थी। तो इनको एक राग माला चित्रों को एक एल्बम में व्यवस्थित कर दिया गया, जिसमें क्या है, उस एल्बम में क्या है, 36 और 42 फोलियोज़ हैं। फोलियोज़ जैसे आप पेंटिंग बनाते हैं अपनी, और फोलियो बना देते हैं, तो वो पेंटिंग की एक पूरी पिक्चर बना दी गई है, उसकी एक पूरी एल्बम बना दी गई है, उसे एक परिवार के रूप में व्यवस्थित किया गया है। अब क्या है, फैमिली परिवार के रूप में, उसमें क्या होता है, एक हेड होता है, तो कौन है, एक पुरुष, एक मेन राग है उसमें, और बाकी जो महिलाएं हैं, 6 महिलाएं हैं, उनको रागनी कहा जाता है। तो क्या बताया इन्होंने कि ये सब राग और रागनियों को पिक्चराइज किया गया है, इसको पिक्चर में ले लिया गया है, बना दिया गया है। अब हम देखते हैं इसमें क्या है, bardic legends and other romantic tales such as ढोला मारू, सोहनी महिवाल, और ये क्या है, मृगवत, और ये क्या है, चौपन श्रिका, है ना, और एंड लाओ
Lord Chanda. Just to mention a few were other favorite themes. Texts such as the Ramayana, Bhagavad Puran, Mahabharat, Devi Mahatmya and like were फेवरेट विद ऑल स्कूल ऑफ पेंटिंग्स. अब इन्होंने बताया है इसमें ढोला मारू. ढोला मारू क्या है? ढोला मारू की बहुत पुरानी कहानी फेमस है कि क्या है, ढोला जो है वो एक लड़का था जिसकी उम्र जो है वो 3 साल के लगभग की थी, और मारू एक लड़की थी जिसकी उम्र 1.5 साल के लगभग थी. बचपन में ही क्या हुआ, इनकी शादी कर दी गई. अब उसके बाद जो है ढोला जो है वो कहीं और चला गया और उसने जो है एक दूसरी नाम की, एक मालिनी नाम की लड़की से शादी कर ली, और वो पहली अपनी जो उसकी पत्नी थी मारू, उसको वो भूल गया. तो मारू क्या करती थी, वो लेटर लिखती थी ढोला को, उसको याद था तो वो लेटर लिखती थी, मगर जो उसकी दूसरी पत्नी थी वो लेटर वहाँ तक पहुँचने नहीं देती थी. फिर एक दिन किसी ने ये राग गाया वहाँ पे कोई, और राग के थ्रू जो है वो मारू की कहानी, मारू की जो बात थी वो ढोला तक पहुँचा दी. तो यही जो पूरी ढोला और मारू की कहानी है, इस कहानी के ऊपर भी पिक्चराइजेशन किया गया और उसको पेंटिंग में बना दिया गया. सोनी महिवाल की तो पिक्चर भी बनी हुई है. अगर किसी बच्चे ने देखी हो तो सोनी महिवाल की पिक्चर थी. सोनी जो है वो एक राजकुमारी थी, एक सोनी जो है वो एक कुम्हारन थी जो कि क्या है, बर्तन बनाने का काम करती थी. और महिवाल एक कहीं का राजा हुआ करता था, और जो राजा जो है वो वहीं पे वर्क करने लगा था, उसको सोनी पसंद आ गई थी. अब हुआ क्या कि इनकी कहीं अलग जगह पे शादी तय कर दी गई, तो सोनी जो है वो मिलने के लिए फिर भी महिवाल से नदी पार करके आती थी. अब वो नदी जब पार करती थी, क्योंकि वो कुम्हारन थी वहाँ पर, तो वो मिट्टी के बर्तन के घड़े के ऊपर अपने आप को फिक्स करके वहाँ पे आती थी. तो किसी ने एक बार उसको देख लिया और उन्होंने उस पक्की घड़ी की जगह एक कच्चा घड़ा रख दिया, और जब वो वहाँ तैर के आने लगी तो वो वहीं पर डूब गई. तो सोनी और महिवाल की कहानी बन गई ऐसे ही, और उस कहानी पर जो है उन्होंने उसकी भी पिक्चर बना दी, और पिक्चर बनाने के बाद उसकी भी पेंटिंग बनने लगी. तो इस तरीके से सोनी और महिवाल की हो गई. अब बारी आती है मृगवत. अब क्या था, यहाँ पर भी ऐसे ही एक स्टोरी है. क्या है, मृगवती एक जो है वो लड़की थी जो कि उस टाइम की जिसे कहते हैं ना मैजिशियन, मैजिक करने वाली लड़की थी. वो एक दिन मृग बन के कहीं पे घूमने लगी और जंगल में, और वहाँ पे एक गणपति देव थे राजा, और उनके पुत्र को वो पसंद आ गई, और वो उनके पीछे उन्हें प्राप्त करने के लिए वहाँ पर घूमने लगे. और तो इसी तरीके की कहानी जो है वो ये बनी, और इनकी कहानी के ऊपर भी पिक्चराइजेशन होने लगी. ऐसे ही चाओ पंछी का है. इनकी भी क्या कहानी है, एक चोर था, बिल्हान नाम का चोर था, जिसको एक राजकुमारी से प्यार हो गया था. वो राजकुमारी को प्यार करने लगा. इसके ऊपर भी पिक्चराइजेशन हुई और उसकी भी एक स्टोरी बन गई, और स्टोरी बनकर उसकी भी पिक्चर बनी, और पिक्चर जो है वो फेमस हो गई. एंड पिक्चर मतलब वो वाली पिक्चर नहीं जो आप देख रहे हो, इसकी पिक्चर मतलब पिक्चराइजेशन, मतलब पिक्चर बनने लगी, मतलब ऐसी पिक्चर बन गई, ये पिक्चराइजेशन हो गया. ठीक है, ये पिक्चर फोटो बन गई, पेंटिंग बन गई, इनकी पेंटिंग्स बन गई. ठीक है. अब दूसरा है लाहौर और चंदा. ऐसे ही चंदा और लाहौर की भी कहानी है. चंदा और लाहौर थे, उनकी कहानी थी. तो कुछ थीम्स हैं ऐसी जिनकी कहानी लेकर, जिनकी थीम को अडॉप्ट कर कर इनकी पेंटिंग बनाई गई हैं. ये कुछ ऐसे तत्व, ये ऐसे कुछ लोग थे, ये ऐसी कुछ कहानियाँ थी. अब बाकी आप सच एज रामायण है, भगवत पुराण है, महाभारत है, देवी महात्म्य है, इन सब को तो आप जानते ही हैं. इन सब की कहानियाँ, इन सब के बारे में आपने पढ़ा है. रामचंद्र जी के बारे में, भगवान जी के, कृष्ण जी के बारे में, गीता के बारे में बच्चों ने पढ़ा है. तो ये जो है इनके ऊपर भी क्या है, पिक्चराइजेशन हुआ. पिक्चराइजेशन मतलब उनकी भी ऐसे ही आपको पिक्चर देखने के लिए मिलती हैं. तो कुछ तो ऐसी थी जो ये वाले, अगर हम पोर्शन को देखें तो ये तो नोन थे, आपने सब जगह इनकी पिक्चर्स देखी भी होंगी. मगर कुछ चीज़ें ऐसी थी जिनकी पिक्चर हमने नहीं देखी हैं और वो बाद में फेमस हुए हैं. ये जो चीज़ें हैं ये ऐसे फेमस हुए हैं. मोर ओवर ए लार्ज नंबर ऑफ पेंटिंग्स रिकॉर्डेड
दरबार scenes and historic moments depict hunting expedition, wars and victories, picnic garden parties, dance, music, है ना, परफॉर्मेंस, रिचुअल्स, फेस्टिवल्स एंड वेडिंग प्रोसेशंस और पोर्ट्रेट्स ऑफ किंग्स, काउटेज एंड देयर फैमिलीज, सिटी व्यूज, बर्ड्स एंड एनिमल्स। अब इसके अलावा और चीज़ें क्या बनी हैं? इसके अलावा बड़ी संख्या में पेंटिंग, दरबार रिकॉर्ड रखी हुई है, दृश्य हैं बहुत सारे, कैसे, ऐतिहासिक और शिकार करने वाले, युद्ध के, जीतने के, पिकनिक मनाने के, या फिर बाग में पार्टी मनाने के, डांस के, संगीत के, कोई भी त्योहार है, बारात है, राजा दरबारी, उनके परिवार और शहर, ऐसे सभी पेंटिंग्स जो हैं वो बनाई गई हैं। अब इन्होंने क्या बताया है यहाँ पे, जैसे ये पिक्चर आप देख सकते हैं, ये पिक्चर दिखाई दे रही है यहाँ पे, ये वो चोर वाली पिक्चर है जो मैंने अभी बताया था, ठीक है। ये अगर हम देखें, देखिए ये वाला, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्या था ये, चारों पंछी का, है ना, चोर पंछी का, यानी ये चोर जो प्यार करने लगा था किसी राजकुमारी से, ठीक है। ये सब पिक्चर्स